पूर्व पति हैं। डाइवोर्स हो चुका जी, है। पूर्व पति। डाइवोर्स किन परिस्थितियों में हुआ फिर तो उन्हें ये भी बताना चाहिए। स्वाति मालीवाल ने उन पर क्या आरोप लगाए थे फिर तो उन्हें ये भी बताना चाहिए। स्वाति मालीवाल जी ने अपने मृत पिता तक पे आरोप लगा चुकी हैं, तो अब इसके बाद बचा क्या है? ऐसे देखिए, मारपीट का आरोप स्वाति जी ने लगाया है, इसका कोई उनके पास अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रमाण है। जैसे मैंने कहा, वीडियो बाहर आई तो आपने ये भी देखा कि वो आराम से पैरों पे चल के बहुत अच्छे से जा रही थी। उन्होंने ये आरोप झूठे भी हो सकते हैं। जी ने तो कहा था 2 करोड़ नौकरियाँ, मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे अकाउंट में, मोदी जी ने कहा था हम सेना को सशक्त बनाएंगे, मोदी जी ने कहा था मेरे आने के बाद देश में कभी दंगे नहीं होंगे, मणिपुर में दंगे हुए, नौकरियां मिली नहीं, लोग दर दर भटक रहे हैं। स्मृति ईरानी आज मिमिक्री करती नज़र आ रही हैं, जो 400 के सिलेंडर पे परेशान थी आज 1150 के सिलेंडर पे भी बोलने को तैयार नहीं है। जनता पूछ रही है वो 13 रुपये वाली चीनी कहाँ गई है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका न्यूज़ नाउ भारतवर्ष में। लोकसभा चुनाव का माहौल है, देश भर में चुनावी माहौल है और अभी तक चौथे चरण का चुनाव हो चुका है। 20 तारीख को 5वें चरण का चुनाव है और आज शाम तक चुनाव प्रसार का थम जाएगा। और इसी बीच कहीं ना कहीं एक ऐसा घटना हुआ जिससे लोकसभा चुनाव से हटकर सभी जनता हो या नेता हो, सभी का ध्यान उधर ही चला गया। अब बात करते हैं कि ये घटना क्या था। जी हाँ, बता दें आपको, दिल्ली में राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल जी एक बयान देती हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जिनके पीए विभव कुमार उनसे मारपीट किए हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि छेड़खानी भी किया। ऐसे कई उन्होंने अपना बयान दिया। अब इसी मुद्दे पे बात करने के लिए लखनऊ के जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं। शेखर दीक्षित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हम आपसे शुरू करते हैं कि आपने भी इस मुद्दे पे अभी ट्वीट करा है कि स्वाति मालीवाल पूरी तरह से बीजेपी के मुद्दा बनाने में पूरा साथ दे रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपने ट्वीट के बारे में? देखिए, आप जिस तरह से पूरा घटनाक्रम देखिएगा, स्वाति मालीवाल जी ने शिकायत पहले करी कि उनके साथ विभव जी ने बदतमीज़ी करी है। उसके बाद संजय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर विभव ने कोई बदतमीज़ी करी है तो पार्टी उसका पूरा का पूरा जो है शिकायत के रूप में लेके और उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन नेक्स्ट डे स्वाति मालीवाल फिर पुलिस के पास जाती हैं और फिर जा कर के करती हैं। तो एक हिसाब से ये आम आदमी पार्टी को और श्री अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की जैसी साजिश जैसा है। दूसरी बात कि अगर आप किसी के घर में जाते हैं तो आप या तो आपके पास अपॉइंटमेंट होता है या आपके पास पहले से कुछ जानकारी समय होता है। ज़बरदस्ती अगर आप किसी के घर में घुस जाइए और उसके ड्राइंग रूम से निकलने का नाम ना लीजिए तो इस पे स्टाफ क्या करेगा? लेकिन मान के चलिए कि ये तो एक राज्यसभा सांसद है, चाहे जो भी है, आपके घर की अगर कोई औरत रहती, कोई आपकी बहन रहती, तो आप ऐसे ट्वीट करते? देखिए, मेरे घर की औरत होती, मेरे घर की बहन होती, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़बरदस्ती किसी दूसरे के घर में घुस जाती। मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार में ऐसा मामला मेरी जानकारी में कभी सुनने में भी आया है। मेरे खुद घर में कोई औरत कैसे घुस जाएगी? अगर मैं कहीं रहता हूँ, मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी ही खुद क्यों ना हो, अगर मुख्यमंत्री जी भी चाहें तो मेरी अपनी निजता है, आप ज़बरदस्ती मेरे घर में कैसे घुस आएंगे? और घुसने के बाद अगर आप तमाशा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, तो अगर लोगों को लगता है सही है तो लेकिन इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता थे वो भगा रहे, मार रहे, पीट रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं था, कार्यकर्ता नहीं थे, वो सिक्योरिटी थी। वो उनके निजी ड्राइंग रूम में जाके बैठ गई थी। उनको सिक्योरिटी ने पहले ही बाहर मना किया था कि जो है आपको अभी अंदर नहीं जाना है और आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। वो बाहर की सिक्योरिटी से बदतमीज़ी करके अंदर चली गई। उसके बाद वो ड्राइंग रूम में बैठ गई। बट नेचुरल है, आप किसी के ड्राइंग रूम को ऑक्यूपाइड थोड़ी कर सकते हो, कब्जा थोड़ी कर सकते हो। उनसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक जब कहा गया तो वो नहीं, आप वीडियो देखिए ना, उनसे जब विनम्रतापूर्वक कहा गया तब वो बाहर नहीं निकली। उसके बाद उनकी सिक्योरिटी आई, सिक्योरिटी से वो लगातार बहस करती रही, मैं तो आई नौकरी ले लूँगी, मैं तो आई नौकरी तुमको बर्खास्त करा दूँगी। मुझे लगता है फिर विभू जी आए, विभू जी से भी उन्होंने यही कहा कि मैं कहा गंजे में तो आई नौकरी खा के रहूँगी, एक महिला की भाषा है। अब उसके बाद वो लेडी पुलिस आई, अब लेडी सिक्योरिटी मतलब महिला सुरक्षा कर्मी आके उनको बाहर लेके गए। आप खुद सोचिए, एक राज्यसभा सांसद को ये शोभा देता है?
जिस राज्यसभा सांसद के दम पर आज वो इतना बोल रही हैं, वो दिया किसने है? क्या दिल्ली में और किसी को राज्यसभा नहीं भेजा जा सकता था? केजरीवाल जी ने ही तो भेजा था। आज तक केजरीवाल जी ने जब इतना कुछ आपने पार्टी के लिए किया तो हमेशा आपको सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया, तो ये घर का मामला था, घर में रहने देना चाहिए था। इसको आप सड़क पे लेके क्यों गए? और जब आप सड़क पे लेके गए हैं तो बट नेचुरल आपसे सवाल तो होंगे ही होंगे ना। लेकिन क्या ये माना जाए कि केजरीवाल जी जिसका भी सहायता करते हैं, देखिए कि आप ही के पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि आपको ही दगा देकर चले जा रहे हैं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, आप समझ गए होंगे, राघव चड्ढा जी के। क्यों आपकी पार्टी में फूट है तो आप लोग बीजेपी को कैसे कहते हैं? देखिए, ये पार्टी में फूट नहीं है, इसको पार्टी में फूट नहीं कहते हैं। ऐसा होता है कि जब भी पृथ्वीराज चौहान आता है तो जयचंद साथ में आता है। तो जब भी पृथ्वीराज चौहान इस धरती पे आएंगे तो जयचंद साथ में आएंगे। और ये इतिहास का पुराना समस्या रही है। आप देखेंगे कि लोग जिसको बढ़ाते हैं लोग उसी को फिर घटाते हैं। यही तो कारण है कि आज जो एक्चुअल काबिल लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, लोग डरते हैं। लोग बार बार कहते हैं लोग अपने परिवार को ही क्यों आगे बढ़ाते हैं, लोग दूसरों को क्यों नहीं आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए ना, जो परिवार नहीं है उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो लगातार वो फिर क्या कर रहे हैं। इसीलिए बाद में होता है कि लोग कहते हैं परिवार को ही दे दो। तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, जहाँ गंदे लोग होते हैं वहाँ अच्छे भी लोग होते हैं। पार्टी में बहुत सारे लोग केजरीवाल जी को चाहते हैं, दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को चाहती है। कुछ लोग खराब निकल जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का मदद करना बंद कर देना चाहिए। उनके पति का बयान आया है कि स्वाति मालीवाल को अब मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी मिल रही है, क्या कहेंगे? स्वाति मालीवाल की पहली बात तो पति अब है नहीं, पूर्व पति है, डाइवोर्स हो चुका है। पूर्व डाइवोर्स किन परिस्थितियों में हुआ फिर तो उन्हें ये भी बताना चाहिए। स्वाति मालीवाल ने उन पर क्या आरोप लगाए थे फिर तो उन्हें ये भी बताना चाहिए। किस तरह का उन्होंने क्या किया था ये तो फिर उन्हें भी बताना चाहिए। जब स्वाति मालीवाल जी ने अपने मृत पिता तक पे आरोप लगा चुकी हैं तो अब इसके बाद बचा क्या है? ऐसे तो ये तो एक ऐसा लग रहा है कि जैसे ये घटनाक्रम जैसा है कि आपके साथ जो रहेगा आप उस पर आरोप लगा देंगे कुछ दिन के बाद। अगर आप हर चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं तो इसमें दूसरे की गलती थोड़ी ना हो सकती है। अच्छा, ये बताइए कि क्या इस पे सीएम के अरविंद केजरीवाल जी क्या इस पे उनको देना चाहते हैं भरोसा, या क्योंकि जनता पूछ रही है कि एक राज्यसभा सांसद के जब आप लोग मतलब इस तरह से घटना हो रही है तो आप बाहर के लोग या महिलाओं की क्या सुरक्षा करेंगे अगर आपकी सरकार आती है तो? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। पहली बात तो कोई ऐसी उनके अंदर बदतमीज़ी नहीं हुई है। वो जितना ड्रामा कर रही हैं कि लंगड़ा के चल रही हैं, व्हील चेयर पर चल रही हैं, आपने वीडियो फुटेज में साफ देखा होगा। जब वो घर से बाहर निकली तो अपने पैरों पे बहुत अच्छे से चलती हुई गई हैं। महिला सुरक्षाकर्मी उनको घर से बाहर निकाल रही थी। दूसरी बात ऐसा है कि महिलाओं को भी सब कुछ बड़ा समझ में आता है और जनता को भी समझ में आता है। बीजेपी ठीक है, इस मुद्दे को हाइप दे रही है। आज राजनाथ सिंह जी मणिपुर पे नहीं बोले थे पर उनको स्वाति मालीवाल याद आ रही है। बाकी सारे नेता जो है आज की डेट में लद्दाख पे बोलने को तैयार नहीं है, मणिपुर पे बोलने को तैयार नहीं है। आप देखिए, हाथरस की घटना हुई थी, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिस पे कोई बोलता नहीं है पर उसको चुनावी स्टैंड बनाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता नहीं है कि जनता को इससे कोई फ़र्क पड़ता है या जनता को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। बीजेपी की बात कर रहे हैं या सत्ता पार्टी की, मतलब तमाम जो नेता हैं इस पर बवाल बना रहे थे। आप ये कहें कि उनको एक रोटियां सेकने की मुद्दा मिल गई है राजनीतिक। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, अरविंद केजरीवाल जी थे, संजय जी सिंह थे, तमाम नेता आपके आम आदमी पार्टी के साथ थे, विभव कुमार जी थे, और तभी से और जनता या यूँ कहे कि बीजेपी के जो नेता थे बात बनाने लगे हैं कि जो पीए उनके साथ मारपीट की, उनके साथ वो घूम रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। क्यों ऐसा? मतलब कुछ तो समझना चाहिए केजरीवाल जी को, कुछ तो बात बोलना चाहिए कि जो मारपीट करे उसको लेकर साथ में घूम रहे हैं। जनता ये सवाल पूछ रही है। देखिए, मारपीट का आरोप स्वाति जी ने लगाया है जी। इसका कोई उनके पास अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रमाण है। जैसे मैंने कहा, वीडियो बाहर आई तो आपने ये भी देखा कि वो आराम से पैरों पे चल के बहुत अच्छे से जा रही थी। उन्होंने ये आरोप झूठे भी हो सकते हैं भाई। किसी भी जब दो व्यक्तियों की घर में लड़ाई होती है तो जब तक ये बात क्लियर ना हो जाए गलती किसकी है आप क्या कर सकते हैं? आप किसी एक को इल्ज़ाम थोड़ी लगा सकते हैं। और भाई अगर विभो जी पे उन्होंने सज़ा के लिए या फिर आप ये कह लीजिए कि पुलिस में कंप्लेन के लिए वो चली गई हैं तो इंतज़ार करें इंक्वायरी क्या कहेगी। जब इंक्वायरी अगर ये कहेगी कि विभो की गलती है और विभो जी के साथ ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, वो बात सिद्ध हो जाएगी तो ठीक है। अच्छा, ये उधर लोकसभा चुनाव की बीजेपी कह रही है कि 400 पार, ठीक है, आपकी पार्टी के और कह रही है कि इंडिया गठबंधन 150-200 पे निपट जाएगी, क्या कहेंगे? मोदी जी ने तो कहा था 2 करोड़ नौकरियां,
मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे अकाउंट में। मोदी जी ने कहा था हम सेना को सशक्त बनाएंगे। मोदी जी ने कहा था मेरे आने के बाद देश में कभी दंगे नहीं होंगे। मणिपुर में दंगे हुए, नौकरियां मिली नहीं, लोग दर दर भटक रहे हैं। स्मृति ईरानी आज मिमिक्री करती नज़र आ रही हैं। जो 400 के सिलेंडर पे परेशान थी, आज 1150 के सिलेंडर पे भी बोलने को तैयार नहीं है। जनता पूछ रही है वो 13 रुपए वाली चीनी कहाँ गई है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। मोदी जी एक अच्छे अभिनयकर्ता हैं और जनता ये बात बहुत अच्छे से समझ गई है। इस बार इनको 200 सीट लाने में भी ना मतलब बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। आप सोचिए, इनके पास चूँकि मुद्दे नहीं हैं, इसलिए ये दूसरों के मुद्दों को फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करके चुनाव ख़त्म करना चाहते हैं। कितने भाषण हैं जिसमें जो है मोदी जी या उनके लोग जो है अपनी विकास की या कामों की बात करते हैं। वो हमेशा दूसरों की बुराई और मिमिक्री करते हैं। कौन सा ऐसा देश होगा भाई, इकलौते अरविंद जी हैं हमारे नेता ऐसे हैं जो कहते हैं काम पे वोट देना वरना मत देना। और आप इनको देखिए, हमने मंदिर बनवा दिया है, हम राम जी को ले आए हैं, हम शंख बजा लेते हैं, हम टीका लगा लेते हैं। ये मतलब 10 साल में आपने देश को क्या दिया? आप मैक्सिमम ट्रेनों में देखिए नॉर्मल पैसेंजरों के लिए जगह नहीं बची है। आप अस्पतालों के हालत देखिए और खर्चा हो गया। कोविड वैक्सीन देखिए, आपने चंदा लेके पूरे देश को मौत के मुंह में डाल दिया। और आप कहते हैं कि जो है ना हम आज सोचिए, आज 80 करोड़ लोगों को आप कहते हो कि मैं 5 किलो राशन देता हूँ और आप कहते हो मैंने देश की तरक्की कर दी है। अरे 10 साल में देश को आप कहाँ ले? जीडीपी की बात कर लीजिए, 8 की जीडीपी थी जब आपको देश मिला था, 5 की जीडीपी नहीं आप ला पा रहे हो। आप कहते हो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। तो देखिए, मोदी जी की बात को फिलहाल मुझे लगता है सब समझते हैं, सारे लोग समझते हैं। और ये इस बार इनको चुनाव में दिख भी जाएगा कि जनता इनके कितना साथ है। अरविंद जी अभी एक अपने चुनाव प्रचार में बयान दिए थे कि मुझे वोट दीजिए जनता कि मैं जेल ना जाऊं। तो क्या डर रहे हैं अरविंद जी 2 तारीख? देखिए, डरने वाला कुछ नहीं है और जेल जाने से क्रांतिकारी लोग नहीं डरते। वो कोई ऐसा नहीं है कि जो है गिफ्ट में कोई पार्टी पाए हैं। मोदी जी तो यही कह रहे हैं कि डर है तभी वो कह रहे हैं। मोदी जी खुद डरें, क्योंकि बहुत सारे अडानी और अंबानी के कर्मों का जो लेखा जोखा है, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं रहे तो उनको देना पड़ेगा। उनको जनता के सामने फिर उस पर भी बात करनी पड़ेगी। तब बात ही क्या करेंगे, तो मन की बात करते हैं। और अरविंद जी इसलिए नहीं कह रहे हैं कि मुझे जेल जाना पड़ेगा। हर उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा जो मोदी के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ खड़ा होगा, जो सच के साथ खड़ा होगा। मोदी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, संविधान समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए वो ये बात अरविंद जी ने कही कि चूंकि संविधान और जब ख़त्म हो जाएगा तो देश में आप समझ लीजिए इमरजेंसी जैसे हालात होंगे और सभी लोग जेल में होंगे। केवल वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कल की जो रैली थी शरद पवार जी के साथ, उसमें भी कहा शरद जी को भी वो जेल में डालेंगे। और ये सच बात है। हेमंत सोरेन जेल में है, मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं तो संजय सिंह जी भी तो खिलाफ थे, वो भी तो छूट के आए। जब उनके पास सबूत नहीं तो बिना सबूत के तो कोई जेल नहीं भेज देगा ना, अगर किसी की भी सत्ता रहती है तो। इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, संजय जी को 6 महीने लग गए। पीएमएलए एक ऐसा एक्ट है जिसमें ईडी को बहुत पावर है। उस पावर के तहत वो उसको उतना होल्ड कर सकती है। सबूत नहीं होने के बाद भी वो ज़बरदस्ती लिंगर ऑन कर रही है कि मैं चार्जशीट पे चार्जशीट, गवाहों पर बदलना। आप समझिए, नई चार्जशीट जो ईडी ने दाखिल की उसमें केजरीवाल जी का नाम नहीं है। ईडी सब कुछ मनगढ़ंत एक कहानी की तरह सुना रही है। कोर्ट इस बात को कई बार कह चुका है। आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया जी वाले मैटर में सबसे पहले कोर्ट ने कहा था कि आप अभी तक केस को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। आप इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, आप केस चलाने की बात कर रहे हैं। वो तो सिर्फ लिंगर ऑन कर रहे हैं ना, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट ले रहे हैं। ईडी अपने देखिए अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है और उसके तहत वो मुझे आपको रख सकती है जेल में। आज अगर वो ईडी ये कह दे कि मुझे लगता है कि आपके पास 100 करोड़ रुपए होने चाहिए तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। पीएमएलए एक्ट में इतनी ताकत है। यही तो वो कह रहे हैं अरविंद जी कि भाई अगर इनको आप सत्ता दे रहे हो, आप मान के चलो ये तानाशाही करने के लिए, संविधान खत्म करने के लिए, लोकतंत्र खत्म करने के लिए जो बोलेगा उसको जेल में डालेंगे। उनका कहने का अर्थ यही है। अच्छा, ये बताइए कि
उत्तर प्रदेश में आपने कोई भी एक प्रत्याशी नहीं उतरे, आप सपा के साथ देने के लिए तैयार हुए, क्या आप बीजेपी से डर गए थे या ये सोच रहे थे कि यूपी में आपकी इस बार भी कोई पार्टी नहीं जीत पाएगी, कोई भी मतलब प्रत्याशी नहीं जीत पाएगा? देखिए ऐसा है, अभी आपने निकाय चुनाव में देखा होगा, हमने 200 प्लस सभासद जीते थे, 20 से ज़्यादा हमने नगर पालिका, रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष हमारा है, आप देखिए बिजनौर हमारा है, आप देखिए कौशाम्बी में नगर पालिका अध्यक्ष हमारा है। तो अब देखिए, अगर आप सोचिए कि अगर वोटों से डर जाते तो फिर यह इतने हमारे जीत कैसे होती, हम कैसे करते। बहुत सीधी सी बात थी कि हम नहीं चाहते कि भाजपा को कोई लाभ पहुँचे या किसी प्रकार का कोई फ़ायदा पहुँचे, इसलिए हमने कहा हम गठबंधन के साथ हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने हमको रेगुलर उलझा के रखा, हमारे नेताओं को उलझा के रखा, इसी डर से उलझा के रखा कि तैयारियों में कमी हो, चीज़ों में कमी हो। कहीं ना कहीं तो सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से अपनी पार्टी पे इफेक्ट पड़ा है। देखिए यूपी में संजय जी जब जेल गए तो संजय जी के जेल जाने के बाद लगातार 6 महीने पार्टी प्रदर्शनरत रही, लगातार पार्टी के नेता काम करते रहे। दूसरी चीज़ देखिए, हम लोगों को सत्ता में भागीदारी से ज़्यादा वर्तमान समय में ये है कि देश में संविधान सुरक्षित रहे। सत्ता में भागीदारी बात की चीज़ है, संविधान पहले है। आज हमको दिख रहा है, हमारे नेताओं को दिख रहा है, हमारे लोगों को दिख रहा है कि संविधान असुरक्षित है, खतरे में है। हमारा पहला काम है संविधान को सुरक्षित करना। इसके लिए हमें किसी के साथ भी मिलकर उसको सुरक्षित करना होगा, हम करेंगे। बाकी बातें बाद में सोचेंगे कैसे क्या करना है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग किन मुद्दे पे आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं? या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 पार वो कह रही है, आप लोग कितने इस बार ला पाएंगे सीट? इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। जब मैं कह रहा हूँ कि मोदी 200 पार कर लें तो बड़ी बात है, तो बाकी सीटें किसी न किसी को मिलेगी ही। और मुझे नहीं लगता कि इस बार मोदी सरकार बना पाएंगे, और वो चाहे जितने हथकंडे अपना लें, हथकंडे वो अपना ही रहे हैं लगातार। और रही बात मुद्दों की, मोदी के पास कहने को सिर्फ एक ही मुद्दा है, सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हमको बचा लो। हमने मंदिर बना दिया है। महंगाई, भ्रष्टाचार, सीमा पे असुरक्षा, लगातार जो आप देख रहे हैं विकास दर का गिरना, आप देखिए बेरोजगारी, जैसे तमाम मुद्दे हैं जिससे जनता सीधे प्रभावित होती है, प्रभावित हो रही है, वो परेशान है। और वो इन सब के लिए इस बार विपक्ष में वोट देगी मोदी को ये बात समझ में आ गया है। राहुल गांधी जी ने कहा था तीसरा चरण आते आते आंसू गिरने लगेंगे, आपने देखा होगा तीसरा चरण आते ही आंसू गिरने लगे। अभी 1-2 चरण और बीत जाने दीजिए। बीजेपी भी तो वही कह रही है कि आप लोग डर गए हैं, समाप्त हो रहे हैं तीसरे चरण तक। कैसे? आप लोग की प्रचार प्रसार जो बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, जैसे कि आते ही आप बता रहे हैं आपको तीसरे चरण के बाद अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मार रैलियाँ, वो योगी जी कह रहे हैं कि वो डर गए हैं। अभी 3 चरण तक तो एक्टिव नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो ये सवाल जवाब आप सोचिए, पूरे आपने अभी कुछ दिन पहले एक घटना देखी होगी कि राजनाथ सिंह जी को, जेपी नड्डा को मोदी जी के एक माले से बाहर निकाल दिया गया था। मोदी जी इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी हैं कि वो अपने अलावा किसी की फ़ोटो भी नहीं लगने देना चाहते हैं। वो तो कोरोना के सर्टिफिकेट से फ़ोटो इसलिए हटा ली क्योंकि उनको डर लगा कि अब मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। वो तो ये चाहते हैं कि देश में अगर टाइल्स भी बने ना तो उसमें भी उनकी फ़ोटो हो, इतने ज़्यादा फ़ोटो को लेकर सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अब आप इसके बाद आप क्या सोचते हैं कि वो योगी जी को क्यों लेके चल रहे हैं साथ में? मजबूरी है। उनको पता है उत्तर प्रदेश की जनता योगी को तो पसंद करती है, मोदी को आज नहीं पसंद करती है। अगर मोदी योगी को लेके ना चलें तो अभी तो मोदी फिलहाल मुझे जो ये 35-40 सीट लड़ाई करते दिख रहे हैं, ये भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि योगी को हटा देंगे। इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को देखा कि वो उनके बराबर का नेता होने वाला है, उसको ख़त्म करा दिया। उन्होंने वसुंधरा को देखा कि वो उनसे कद में बड़ी नेता बन सकती है, उनको हटवा दिया। उन्होंने मनोहर खट्टर को देखे, देवेंद्र फडणवीस को देख लीजिए, आडवाणी जी की हालत देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी जी की हालत देख लीजिए। आप जब देखना शुरू करेंगे तो आप राजनाथ जी की हालत देख लीजिए। रक्षा मंत्री रहते हुए भी अब उनको मतलब क्या करना पड़ रहा है। आज उनका बेटा नहीं है, किसी बेटा विधायक है पर उसके पास जो है ना कोई पोर्टफोलियो नहीं है, नीरज सिंह को टिकट नहीं मिल रहा है। आप हालात देख लीजिए ना कि उनके क्या हैं। उनको पता है कि एक पीढ़ी कैसे ख़त्म करनी है, गुजरातियों को कैसे काबिज कराना है और पूरे देश की बाकी सबको कैसे ख़त्म करना है। इसका एक बहुत बढ़िया व्यू रचना रख के अमित शाह जी और मोदी जी आए हैं
लेकिन मैं आपसे बहुत मतलब खुल के बात कहना चाहूँगा कि देश की जनता बहुत अच्छे से समझ गई है, वो जानती है क्या हो रहा है। आप सारा पैसा, सारे खदान जो कुछ है सब आप अडानी को बेचते चले जा रहे हो, एयरपोर्ट से लगा के एक एक चीज़ आप देते चले जा रहे हो। आप जब मतलब कैपिटलाइज कर दोगे किसी चीज़ को तो आप चलाओगे कैसे, ये आप मतलब इसको कभी आप कुछ सोचता है? आप कैसे देश चलाओगे? देश बेच दोगे क्या एक हाथ में जाके? इन मुद्दों पे जब बात की जाती है तो वो फिर यही सब फालतू के मुद्दे ले आते हैं जिसमें डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। बाकी ठीक है, ईडी को पावर तो कांग्रेस ने दी थी ना, मोदी तो दे नहीं पाए थे। पावर देने का दुरुपयोग हाँ ज़रूर मोदी ने पूरा का पूरा किया, जितना दुरुपयोग कर सकते थे उतना दुरुपयोग किया। और इस पर आप थोड़ा सा बस देखें, 4 तारीख को दिख जाएगा कि मोदी जी कहाँ पर हैं। लेकिन योगी जी के जो बोले हैं अरविंद केजरीवाल जी की उनको हटा दिया जाएगा, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया है। उन्हें साफ तौर पे कहा है कि केजरीवाल जी जेल जाने का डर है, इसलिए दिमाग पे कुछ असर पड़ेगा, इसलिए वो बोल रहे हैं मुझे हटा दिया जाएगा, मुझे हटा दिया जाएगा। तो इस पर योगी जी ने जवाब दिए। अब राजनीति है, आप भी समझती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में है, पता उनको भी सब है। ऐसे ही राजा भैया नहीं छोड़ के चले गए, ऐसे ही राजा भैया नहीं कह रहे हैं कि राजपूत विरोध में है, ऐसे ही गुजरात में नहीं लोग कह रहे हैं कि राजपूत विरोध में है, ऐसे ही राजपूतों के वहाँ से फरमान नहीं जारी हो रहे हैं कि मोदी और भाजपा राजपूत विरोधी हो गई है। जब आप देखिए इन फरमानों से कि क्या साफ दिखता है। तो इंडिया गठबंधन इस बार कितना सीट लेके आ रही है? देखिए, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, 300 प्लस सीटें जीतेगी, 300 प्लस, ठीक है, और सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित, जिन्होंने साफ तौर पे सभी हमारे जितने भी सवाल थे उस पर बेबाक तरह से बातें की, अपने सवाल जवाब किए, और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, 300 प्लस आएगी। अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून की ये सत्ता किसके हाथ में जाती है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ सुहारी सिंह, न्यूज़ नाउ भारत, लखनऊ।